ठीक है, इस 11.2 फिगर में कॉमन कंजेनाइटल कॉजेज दिखाए गए हैं लेफ़्ट टू राइट शंट के। ये जो एरोज बने हुए हैं ये डायरेक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो को शो कर रहे हैं। ए फिगर में जो है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट दिखाया गया है जो कि एट्रिया में है, और इसमें जो है बी फिगर में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सी फिगर में जो है पेटेंट डक्टस आर्टिरियोसिस शोन है। अब इसकी डिटेल देखें। ये जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है इनमें जो है राइट वेंट्रिकुलर और पल्मोनरी आउटफ्लो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है टिपिकली, जबकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में और पेटेंट डक्टस आर्टिरियोसिस से दोनों पल्मोनरी ब्लड फ्लो भी और उनका प्रेशर भी जो है फ्लो और ब्लड फ्लो का प्रेशर भी और फ्लो दोनों इंक्रीज़ होंगे। अब मैनिफेस्टेशंस इस तरह की शंट्स की रेंज करेंगी कि कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक से लेके फुलमिनेंट हार्ट फेलियर हो सकता है। साइनोसिस जो है ये अर्ली फीचर नहीं होता इस तरह के डिफेक्ट्स का। प्रोलॉन्ग्ड अगर लेफ़्ट टू राइट शंटिंग हो रही है तो ये इवेंचुअली पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकती है, और राइट टू जो लेफ़्ट शंटिंग होगी अनऑक्सीजनेटेड ब्लड की हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो ये जो चेंज है ये मार्क्ड होता है कि इसमें साइनोसिस की अपीयरेंस होगी। इसको कहते हैं एसन मेजनर सिंड्रोम। ठीक है, एसन मेजनर सिंड्रोम इसको हम कहेंगे। एक जो वंस अगर सिग्निफिकेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है तो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के इरिवर्सिबल कंसिडर होंगे कि वो वापस रिवर्स नहीं हो सकते। तो ये जो रोल है ये मतलब रेशनल है अर्ली इंटरवेंशन का मोस्ट ऑफ द सर्जिकल केसेस में। ठीक है, सर्जिकली हमें इसमें इंटरवेंशन करनी होगी। सबसे पहले डिटेल में हम करेंगे एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स और पेटेंट फोरामेन ओवेल। नॉर्मल कार्डिक डेवलपमेंट के दौरान पेटेंसी जो है ये मेंटेन होती है हमारे राइट और लेफ़्ट एट्रिया के दरमियान बाय अ सीरीज़ ऑफ फेनेस्ट्रेशन। ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं ऑस्टियम प्राइमम और ऑस्टियम सेकेंडम, जो कि इवेंचुअली फोरामेन ओवेल बन जाएंगी। अब ये जो अरेंजमेंट है ये अलाउ करती है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मैटरनल सर्कुलेशन से फ़्लो करे राइट से लेके हार्ट लेफ़्ट एट्रियम तक। तो इस तरह से ये फीटल की डेवलपमेंट को सस्टेन करता है। लेटर स्टेजेस में क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट में टिश्यू फ्लैप्स जो कि सेप्टम प्राइमम है और सेप्टम सेकेंडम, इन्हीं ओपनिंग्स के फ्लैप्स जो होंगे ये ओक्लूड कर देंगे उस फोरामेन ओवेल को, और 80% ऑफ द केसेस में हायर लेफ़्ट साइडेड प्रेशर हो जाएगा हार्ट में, जो कि बर्थ के टाइम पे परमानेंटली फ्यूज़ कर दे देगा सेप्टा को अगेंस्ट द फोरामेन ओवेल। उस प्रेशर की वजह से ये सेप्टास आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे और फोरामेन ओवेल को क्लोज़ कर देंगे। बाकी जो 20% केसेस है उनमें क्या होगा कि फोरामेन ओवेल जो है वो पेटेंट रहेगा, तो उसके नतीजे में आल्दो जो फ्लैप है वो एडिक्वेट साइज़ का होगा कि मतलब वो फोरामेन को कवर कर ले, लेकिन अनसील्ड जो सेप्टा है ये अलो करेगा कि ट्रांजिएंट राइट टू लेफ़्ट ब्लड फ्लो करे, जैसे कि वेलसेल्वा मैन्यूवर के दौरान जो कि स्नीजिंग के दौरान होता है, या फिर जब भी बॉवल मूवमेंट्स पे स्ट्रेन पड़ेगा तो उसके दौरान राइट टू लेफ़्ट ट्रांजिएंट सा फ्लो होगा, शंटिंग होगी। आल्दो ये टिपिकली इसकी जो है इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ये ओकेजनली मैनिफेस्ट करता है पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म की तरह, जो कि डिफाइंड हुआ है एज अ वीनस एम्बोलाई, फॉर एग्जांपल डीप वेन्स ऑफ द लेग्स से जो हमारी सिस्टेमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन में एंटर कर जाए विया द फोरामेन ओवेल डिफेक्ट। क्योंकि हमने पढ़ा है कि डीप वेन वाला एम्बोलाई पल्मोनरी में एंटर करता है, लेकिन अब डिफेक्ट के थ्रू ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भी एंटर कर सकता है। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू द पेटेंट फोरामेन ओवेल, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है ये एक एबनॉर्मल फिक्स्ड ओपनिंग होती है एट्रियल सेप्टम के अंदर, जो कि अनरिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो को अलाउ करेगी कि वो पास हो बिटवीन द एट्रियल चैम्बर्स। मेजॉरिटी ऑफ द 90% जो केसेस हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स के, उनमें सो कॉल्ड जो ऑस्टियम सेकेंडम है इसके डिफेक्ट्स हमें मिलते हैं, जिसमें जो है ग्रोथ सेप्टम सेकेंडम की जो है ये कम होती है, इनसफिशेंट होती है कि वो सेकेंड ऑस्टियम को क्लोज कर पाए, इतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। अब इसकी मॉर्फोलॉजी इस तरह है कि ऑस्टियम सेकेंडम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो कि 90% ऑफ द एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं, ये स्मूथ वॉल डिफेक्ट्स हैं जो कि फोरामेन ओवेल के नियर होंगे। टिपिकली ये बिना किसी एसोसिएटेड कार्डियक एबनॉर्मलिटीज़ के होंगे। हीमोडायनेमिकली जो सिग्निफिकेंट लेशंस हैं वो अकम्पनी होती हैं राइट एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायलिटेशन के साथ। ये फिगर देखें तो इसमें सेप्टम सेकेंडम भी हमें विजिबल है और इसके अलावा सेप्टम प्राइमम जो नीचे से आ रहा है, तो ये कहलाएगी ऑस्टियम सेकेंडम और ये कहलाएगा फोरामेन ओवेल। अभी हम बात करें ऑस्टियम सेकेंडम वाले जो ASD हैं, तो हमने कहा ये 90% होते हैं और ये स्मूथ वॉल्ड डिफेक्ट हैं जो कि फोरामेन ओवेल के बिल्कुल नियर होंगे।
तो टिपिकली विदाउट अदर एसोसिएशन एंड कार्डियक एब्नॉर्मलिटीज होंगे। हीमोडायनेमिकली याद रखिएगा कि जो सिग्निफिकेंट लेशंस हैं वो राइट एट्रिया की और वेंट्रिकुलर डायलिटेशन के साथ होंगे। इसके अलावा राइट वेंट्रिकल की भी जो है हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। और इसके अलावा पल्मोनरी जो आर्टरीज होंगी ना यहाँ से, उनकी डायलेशन हो जाएगी और ये रिफ्लेक्ट करता है इफेक्ट्स ऑफ क्रोनिकली इंक्रीज्ड वॉल्यूम लोड। ठीक है, इसका मतलब यही हमें पता चल रहा है कि क्रोनिकली इसमें वॉल्यूम ओवरलोड हुआ है। दूसरा है, अब अगला है ऑस्टियम प्राइमम AST। तो ये तकरीबन बस 5% इस तरह के डिफेक्ट होते हैं और ये जो लोवेस्ट पार्ट है ना एट्रियल सेप्टम का, यहाँ पे होते हैं, याद रखना है आपने। और ये एसोसिएटेड हो सकते हैं माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व की जो है इनसफिशिएंसी के साथ, सॉरी इनकी एब्नॉर्मलिटीज़ के साथ। और ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसका जो है ना क्लोज रिलेशनशिप है विद द डेवलपमेंट बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ द सेप्टम प्राइमम एंड द एंडोकार्डियल कुशंस। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी में हमने पढ़ा है कि एंडोकार्डियल कुशन से ये वॉल्व्स डेवलप होते हैं, तो इसलिए इन्हीं वॉल्व्स में माइट्रल और ट्राइकस्पिड में हमें एब्नॉर्मलिटी मिलती है। तो इसका मतलब है कि प्राइमम वाले डिफेक्ट का एंडोकार्डियल कुशंस के साथ भी कोई रिलेशन हो सकता है। तो जो ज़्यादा इसमें सीवियर केसेस होते हैं ना, उनमें हमें एडिशनल डिफेक्ट मिलते हैं, जिसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है और कॉमन एट्रियोवेंट्रिकुलर कनाल। ठीक है, ये है कॉमन एट्रियोवेंट्रिकुलर कनाल का डिफेक्ट, जिसमें एट्रिया और वेंट्रिकल में एक ही कनाल है। तो इस तरह से के भी हमें इसमें मिल सकते हैं ऑस्टियम प्राइमम वाले AST में। अच्छा, थर्ड है हमारे पास साइनस विनोसस AST। तो ये तकरीबन अगले 5% ऑफ द केसेस इस तरह के होते हैं और ये लोकेटेड होते हैं हाई इन द एट्रिया सेप्टम, ऊपर होंगे हाई, और ऑफन अकम्पनी होते हैं एनॉमलस ड्रेनेज ऑफ द पल्मोनरी वेन्स इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स भी इसी में ड्रेन कर रही होंगी, और या फिर सुपीरियर वीना कैवा। तो सुपीरियर वीना कैवा भी देखिए इसमें डायरेक्टली जो है ड्रेन करेगी, एनॉमलस ड्रेनेज होगी उसकी। ठीक है, एनॉमली वाली। दैट्स इट। अब आ जाएँ क्लिनिकल फीचर्स पे। तो एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट जो है ना, ये ज़्यादातर याद रखिएगा एसिम्टोमेटिक होते हैं एडल्टहुड तक। ऑल्दो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट ज़्यादा कॉमन है और ये स्पॉन्टेनियसली हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, खुद ही मतलब क्लोज हो जाते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो कि लेस लाइकली हैं कि वो खुद ही मतलब स्पॉन्टेनियसली क्लोज हों, तो ये ज़्यादा कॉमन डिफेक्ट्स हैं जो कि पहले डायग्नोज होते हैं एडल्ट्स में। कौन से? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। अब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो है इनिशियली जो है ये लेफ़्ट टू राइट शंट करवाएंगे, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, ड्यू टू द लो प्रेशर इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस वजह से। और राइट साइड ऑफ द हार्ट, उसमें भी प्रेशर क्योंकि लो होता है, तो इसलिए ये लेफ़्ट से लेके राइट की तरफ शंट करवा रहे हैं। इन जनरल अब ये इस तरह के जो डिफेक्ट्स हैं ये वेल टॉलरेटेड होते हैं, स्पेशली अगर ये 1 सेंटीमीटर डायमीटर से कम के हों। इवन अगर कोई बड़ी लेजन है तो वो भी कोई इतना सिम्टम प्रोड्यूस नहीं करेगी बचपन में, चाइल्डहुड में। ओवर टाइम हाउएवर जो क्रोनिक वॉल्यूम और प्रेशर के ओवरलोड होंगे ना, तो ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवा सकते हैं। सर्जिकल या इंट्रावास्कुलर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट को जो क्लोजर है ये परफॉर्म किया जाता है ताकि प्रीएम्प्ट किया जाए डेवलपमेंट को ऑफ द हार्ट फेलियर। ठीक है, उसको रोका जा सके, हार्ट फेलियर ना हो। इसके अलावा पैराडॉक्सिकल एम्बोलाइजेशन से भी बचा जा सके, या फिर इरिवर्सिबल पल्मोनरी वास्कुलर डिजीज़ से। तो हम क्या करेंगे, सर्जिकल या इंट्रावास्कुलर एट्रियोसेप्टिकल सेप्टल क्लोजर करेंगे। मोर्टेलिटी इसकी लो है। पोस्ट ऑपरेटिव सर्वाइवल इसका कंपेरेबल है टू दैट फॉर एन अनअफेक्टेड पॉपुलेशन। अब आ जाते हैं डिटेल में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स पे। तो देखिए डिफेक्ट हमारे वेंट्रिकुलर सेप्टम में जो होते हैं ये अब क्या करवाएंगे, लेफ़्ट टू राइट शंट करवाएंगे, सॉरी लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट से राइट की तरफ शंट करवा देंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कार्डियक एनॉमली जो कि बर्थ के टाइम पे मौजूद होती है। ठीक है, वेंट्रिकल वाली बहुत कॉमन है। तो 11.1 फिगर में जो है इसमें हमने देखा कि ये इसकी जो है इंसिडेंस बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट 4482। ठीक है, 42% ये होते हैं। और इसके अलावा फिगर 11.3 जो है इसमें हमारे पास जो है ये शोन है कॉमन कंजेनाइटल राइट टू लेफ्ट शंट, जिसको साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कहते हैं। ये वाली जो फिगर है इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ द फैलेट दिखाया गया है। ये एरो जो है ना, ये देखिए इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ब्लड फ्लो की काम पे होगी। इस बी फिगर में ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल्स दिखाई गई है विथ या विदाउट द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, इसमें जो है नहीं है। तो कह रहे हैं कि जो वेंट्रिकुलर सेप्टम हमारा होता है ना, ये नॉर्मली बनता है एक मस्कुलर रिज की मदद से जो कि ऊपर की तरफ ग्रो करती है। ठीक है, अपवर्ड फ्रॉम दी हार्ट की एपेक्स से ऊपर की तरफ ग्रो करेगी और फ्यूज़ कर जाएगी थिनर मेम्ब्रेनस पार्टीशन के साथ जो कि डाउनवर्ड ग्रो कर रही है फ्रॉम द एंडोकार्डियल कुशंस।
देखिए फिगर देखिए, वेंट्रिकुलर सेप्टम की डेवलपमेंट होती है, ये एंडोकार्डियल जो कुशन्स होते हैं वहाँ से भी एक ग्रोथ होगी और ये हार्ट की जो एपेक्स है यहाँ से अपवर्ड ग्रोथ होगी और ये सेप्टम बनेगा। अब कह रहा है कि जो बेजल यानी मेम्ब्रेनस रीजन है ना, ये लास्ट पार्ट होता है सेप्टम का कि जो डेवलप करेगा लास्ट में, और ये साइट होती है अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जो बेजल नीचे वाला पार्ट है। अब मोस्ट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से ये क्लोज कर जाते हैं खुद ही स्पॉन्टेनियसली बचपन में, चाइल्डहुड में, लेकिन सिर्फ 20 से 30% जो है ये आइसोलेशन में रहेंगे और बाकी जो है ये अदर कार्डिक मेलफॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो अब आ जाए मॉर्फोलॉजी पे। अब सबसे पहले बात कर रहा है कि साइज़ और लोकेशन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स की याद रखिएगा वेरिएबल होती है। 11.3 जो फिगर है इसमें हमारे पास ये हमने देखे कि डिफरेंट इसकी लोकेशन हो सकती है टेट्रोलॉजी फैलेट में इस तरह, और जबकि कंप्लीट ट्रांसपोजिशन जब हो जाए वेसल्स की तो उसमें किस तरह का वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है कि ये रेंज कर सकता है, इसकी साइज़ और लोकेशन जो रेंज कर सकती है कि माइन्यूट डिफेक्ट्स हो सकते हैं मेम्ब्रेनस सेप्टम में यहाँ से, लेकिन लार्ज डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि वर्चुअली पूरे के पूरे इंटायर इंटरवेंट्रिकुलर वॉल को अफेक्ट कर सकते हैं। इन डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द सिग्निफिकेंट लेफ्ट टू राइट शंट, जिसमें बहुत ज़्यादा हो रही होती है लेफ्ट टू राइट शंट, तो उसमें हमारा राइट जो वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और ऑफन डायलेट कर जाएगा। जाहिर सी बात है ब्लड ज़्यादा आ रहा है तो डायमीटर हमारी पल्मोनरी आर्टरी का भी इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने आगे पल्मोनरी में सर्कुलेशन में ब्लड पंप करना होता है ना, तो वो पल्मोनरी आर्टरी का भी डायमीटर बढ़ जाएगा ऑन टू द इंक्रीज्ड राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट, क्योंकि बढ़ा है उस वजह से, और हाई राइट साइडेड प्रेशर है ना, उसकी वजह से हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है उसकी भी वो भी इंक्रीज़ हो गई है उसकी डायमीटर। अब वास्कुलर चेंजेस जो हैं टिपिकल पल्मोनरी हाइपरटेंशन के वो इसमें कॉमन होंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स में। उसके बाद आ जाएं क्लिनिकल फीचर्स पे, तो स्मॉल जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। हाफ ऑफ दोज जो हैं इन द मस्कुलर पोर्शन ऑफ द सेप्टम में होंगे, क्लोज स्पॉन्टेनियसली, मतलब मस्कुलर पोर्शन में होंगे ना वो उनमें से हाफ ऑफ देम जो है स्पॉन्टेनियसली खुद ही जो है इन्फेंसी या चाइल्डहुड के दौरान क्लोज हो जाते हैं। जो लार्जर डिफेक्ट्स होते हैं ये हाउएवर क्रोनिक लेफ़्ट टू राइट शंटिंग करवाएंगे, ऑफन ये कॉम्प्लिकेट होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। प्रोग्रेसिव जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है विद द रिजल्टेंट रिवर्सल ऑफ द शंट एंड साइनोसिस, यानी अब देखें ना पल्मोनरी हाइपरटेंशन, प्रोग्रेसिव जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन है यानी जो बढ़ती जा रही है और उसके नतीजे में रिवर्सल हो जाएगा शंट का और साइनोसिस का, ये अर्लियर होता है और मोर फ्रीक्वेंटली वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स में बनस्पत एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के। ठीक है, रिवर्सल हो जाएगा शंट का और साइनोसिस का। तो अर्ली जो सर्जिकल करेक्शन की जाती है वो इसीलिए इंडिकेट की जाती है इसी तरह की लेजन्स के लिए। स्मॉल या जो मीडियम साइज़ के अब डिफेक्ट्स हैं वो जेट लेजन्स प्रोड्यूस कर देंगे हमारे राइट वेंट्रिकल में और एंडोथेलियल डैमेज करवा देंगे और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क जो है उसको इंक्रीज़ कर देंगे। अब आ जाए अगला टॉपिक जो कि पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। तो डक्टस आर्टीरियोसिस अराइज करता है हमारी लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, इस फिगर को भी साथ साथ देखते जाएं तो ये जो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस है ये अराइज करता है हमारी लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी से और ये ज्वाइन करता है एओर्टा को जस्ट डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ द लेफ़्ट सबक्लेवन आर्टरी। देखिए सबक्लेवन आर्टरी जो है लेफ़्ट वाली उसके बिल्कुल ओरिजिन से पहले ही ये एओर्टा को ज्वाइन कर रहा है। तो इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान ये परमिट करता है कि जो ब्लड का फ्लो है ये पल्मोनरी आर्टरी से लेके हमारे एओर्टा में ही चला जाए और लंग्स को जो अनऑक्सीजनेटेड लंग्स हैं उनको बाईपास कर देगा, वहाँ नहीं जाएगा। तो तकरीबन 1 या 2 दिनों के बाद बर्थ के बाद हेल्दी टर्म जो इन्फेंट्स हैं उनमें ये डक्टस कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा और ये बंद हो जाता है। इस तरह के जो चेंजेस हैं ये इंक्रीज़ आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन के नतीजे में होते हैं। अब ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है ना लंग्स में तो उसके रिस्पॉन्स में ये होता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा। डिक्रीज पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस की वजह से भी, क्योंकि पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस उसमें कम होगी, और डिक्लाइनिंग लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन E2, तो उसके नतीजे में भी ये इस तरह के चेंजेस हमें मिलते हैं कि ये मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा बर्थ के बाद। अब कंप्लीट ऑब्लिटरेशन होगी सिर्फ कुछ ही मतलब फर्स्ट फ्यू जो मंथ होते हैं ना एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ के उसी के दौरान हो जाएगी और पीछे बस एक स्ट्रैंड रह जाएगी रेजिडुअल फाइब्रस टिश्यू की जिसको हम लिगामेंटम आर्टीरियोजम कहेंगे। ठीक है, वो रह जाएगा। अब डक्टल क्लोजर जो है ये डिले भी हो सकता है या इवन कुछ इन्फेंट्स में एब्सेंट भी हो सकता है कि मतलब ये बंद ही नहीं होगा। तो हाइपोक्सिया की वजह से ये होता है रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर हार्ट डिजीज़ की वजह से। अब पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस तकरीबन 7% याद रखना है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ हैं। टेबल जो है इस टेबल 11.1 में भी हमने देखा कि इसका इंसिडेंस कितना है 781 है और ये 7% केसेस में होता है। ठीक है,
और इस 11.2 फिगर में हमने देखा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के साथ, सॉरी इसमें जो है देखें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस दिखाया गया है फिगर में, ठीक है। तो ये हमारे पास फिगर है और यहाँ पे ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस शोन है। तो हमने कहा ये 7% इस तरह की कंजेनिटल हार्ट लीजन्स होती है। ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ दीज जो है 90% इस तरह की आइसोलेटेड डिफेक्ट्स होते हैं। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। तो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस आपने याद रखना है कि हाई प्रेशर लेफ्ट टू राइट शंट है जो कि हार्श मशीनरी लाइक मर्मर्स प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, जो हमें सुनाई देंगे मशीनरी की तरह के बहुत ही सख्त किस्म के हार्श मर्मर। तो स्मॉल जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो जनरली कोई भी इतना सिम्टम नहीं कॉज करवाएगा। ऑल्दो जो बड़े डिफेक्ट्स हैं ये इवेंचुअली एसन मेंजर सिंड्रोम हमने जो ऊपर पढ़ा वो कॉज करवा देंगे, जिसमें साइनोसिस हो जाएगी और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हाई प्रेशर शंट जो है ये भी प्री डिस्पोज कर देंगे पेशेंट को कि उसको जो है डेवलपिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो जाए उस हाई प्रेशर की वजह से। जबकि आइसोलेटेड जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है ये इसको जो है क्लोज होना होगा एज अर्ली इन द लाइफ एज इट इज़ feasible. Preservation of the ductal patency by administrating prostaglandin E can be life-saving when a patent ductus arteriosus is the only means to sustain the systemic or pulmonary blood flow, example in the infant with the aortic or pulmonary atresia। यानी कुछ जो इन्फेंट्स जिनमें एओर्टिक या पल्मोनरी अट्रेजिया हो जाता है तो अब उनकी तो पल्मोनरी सर्कुलेशन काम ही नहीं कर रही। तो इस तरह के केसेस में हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम उस पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को बंद ना करें और उसको आर्टिफिशियली पेटेंट ही रहने दें। तो हम उनको प्रोस्टाग्लैंडिन ई दे रहे होते हैं ताकि वो पेटेंट रहे, ठीक है। तो ये लाइफ सेविंग होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गई लेफ़्ट टू राइट। अब आ जाए मेलफॉर्मेशन जो कि एसोसिएटेड है राइट टू लेफ़्ट शंट्स में। कार्डियक मेलफॉर्मेशंस, अच्छा ये फिगर हमारा रह गया, इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दिखाया गया है मेम्ब्रेनस टाइप का, ठीक है। ये एरो शो कर रहा है कि इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है मेम्ब्रेनस। तो अब इस पे आ जाते हैं मेलफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद राइट टू लेफ्ट शंट। देखिए कार्डियक मेलफॉर्मेशन जो कि राइट टू लेफ्ट शंट के साथ एसोसिएटेड होती है ये डिस्टिंग्विश हुई है बाय अर्ली साइनोसिस, यानी कि अब राइट, क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ शंट हो रहा है तो उसमें जो है अर्ली साइनोसिस हो जाएगी। अब ये होता है क्योंकि अब देखें पुअरली यहाँ से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है ये राइट साइड ऑफ द हार्ट से फ्लो करेगा डायरेक्टली हमारे आर्टीरियल सर्कुलेशन के अंदर। तो अब आर्टीरियल सर्कुलेशन में बिल्कुल ही पुअर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है। अब दो जो कॉमन इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो एसोसिएटेड होती हैं साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ के साथ, वो है एक टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और ट्रांसपोजिशन ग्रेट वेसल्स की। अब 11.4 जो फिगर है इसमें हमारे पास शोन है कॉमन कंजेनिटल राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़। तो इसमें देखिए ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट शोन है, एरो से हमें ब्लड फ्लो इंडिकेट हो रहा है और यहाँ पे जो ट्रांसपोजिशन विद ग्रेट वेसल्स विथ या विदाउट एट्रियोसेप्टल डिफेक्ट शोन है। तो क्लिनिकल जो कॉन्सिक्वेंस होते हैं ये सीवियर होते हैं। सिस्टेमिक साइनोसिस हो जाती है जो हमने कहा कि अर्ली होती है, जिसमें क्लबिंग भी मिलती है हमें टिप्स ऑफ द फिंगर्स की और टोज़ की, इसको हम कहते हैं हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी। इसके अलावा पॉलीसाइथीमिया होगा पेशेंट को और पैराडॉक्सिकल एम्बोलाइजेशन। सबसे पहले डिटेल में टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन कॉज है साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ का। ये तकरीबन 5% ऑफ द ऑल कंजेनिटल कार्डिक मेलफॉर्मेशंस होती हैं जो कि हमने टेबल में भी देखा। 4 जो इसमें कार्डिनल फीचर्स हैं वो हैं कि इस फिगर में भी देखते जाएँ तो 4 कार्डिनल फीचर्स ये हैं कि इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, दूसरा इसमें राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन होगी जिसको हम सब पल्मोनिक स्टीनोसिस कहेंगे। इसके अलावा ओवर राइडिंग होगी जाएगी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की बाय द एओर्टा, ठीक है, वो भी इस पर ओवर राइड करेगा। और चौथा इसमें राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो सारे जो है ये इसमें फीचर्स जो है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के ये होते हैं जब एंटीरो सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ना इनफंडिब्यूलर सेप्टम की। इनफंडिब्यूलर सेप्टम की जो है ये एंटीरियर सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी जिसके नतीजे में एबनॉर्मल सेपरेशन हो जाएगा हमारे पल्मोनरी ट्रंक का और एओर्टिक रूट का। क्यों इनका एबनॉर्मल सेपरेशन हो रहा है? एंटीरियर सुपीरियर जो है ना डिस्प्लेसमेंट हो गई है इनफंडिब्यूलर सेप्टम की जो डेवलपमेंट के दौरान हो। तो मॉर्फोलॉजी में इसमें हमें हार्ट जो है बहुत ही इनलार्ज नज़र आएगा, बूट शेप का होगा, ये आपने याद रखना है। और ये कॉन्सिक्वेंस होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की वजह से जो है हमें बूट शेप का हार्ट नज़र आएगा। प्रॉक्सिमल जो एओर्टा है वो डायलेटेड होगा, ठीक है, जबकि जो पल्मोनरी ट्रंक है वो हाइपोप्लास्टिक हो जाएगा। अब जो ये लेफ़्ट साइड है कार्डियक चैम्बर्स की वो नॉर्मल साइज़ में होंगी,
जबकि जो राइट वेंट्रिकल की जो ये वॉल होगी ये बहुत ज़्यादा हाइपरट्रोफिड हो जाएगी, कभी कभार इवन ये अपनी थिकनेस में इतनी ज़्यादा एक्सीड कर जाएगी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल की निस्बत। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यूजुअली इसमें बड़े होते हैं और ये लाए करेंगे इन द विसिनिटी ऑफ द मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एओर्टिक वाल्व जो है ये बिल्कुल इमीडिएटली ओवर द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट लाया करेगा, ठीक है, एओर्टिक वाल्व, तो उसको हम कहते हैं ओवर राइडिंग एओर्टा। यानी कि देखें अब ये कहाँ पे खुल रहा है, ये नॉर्मली जैसे होता है ना, लेकिन एओर्टा आप देखें ओवर राइडिंग एओर्टा ये इस मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में खुल रहा है, ओवर राइडिंग एओर्टा इसको कहते हैं। और ये मेजर साइट है ऑफ द इग्रेस फॉर द ब्लड फ्लो फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल। अब जो ऑब्स्ट्रक्शन है राइट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो को जो ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है ये ऑफन इसलिए होती है क्योंकि जो है ना इनफंडिब्यूलम की नैरोइंग होती है, तो इसको हम कहते हैं सब पल्मोनिक स्टीनोसिस। लेकिन ये आल्सो पल्मोनरी वाल्व की स्टीनोसिस की वजह से भी नैरोइंग हो सकती है, या फिर कंप्लीट अट्रेजिया जब हो जाए वाल्व का पल्मोनरी आर्टरीज से थोड़ा प्रॉक्सिमल। तो इस तरह के केसेस में परसिस्टेंट पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस या फिर डायलेटेड ब्रोंकाइल आर्टरीज ही ओनली रूट होती हैं ब्लड के लिए कि वो लंग्स में रीच करे, या तो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस से जाएगा या फिर डायलेटेड ब्रोंकाइल जो हमारी आर्टरीज होती है वहाँ से लंग्स में ब्लड जाएगा, क्योंकि जो है पल्मोनरी तो आर्टेरिया हो गया या स्टीनोसिस हो गई है। दैट्स इट।